हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेफजेड क्लासेस। तो गाइस आज था 26 अक्टूबर और है वेडनेसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी दिन से न्यूज़ में है। अभी क्या हुआ है कि ऋषि सुनक जो इंडियन ओरिजिन है वो ब्रिटेन के फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बन गए, यानी कि इंडियन ओरिजिन क्या हुए हैं अभी ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ऋषि सुनक। द 42 ईयर्स ओल्ड फॉर्मल चांसलर ऑफ द exchequer is of Indian descent. He vows to fix mistakes committed by the former PM Liz Truss. Labour Party leader tweets that he was no mandate and the British peoples have had no say. यानी कि इनकी एज 42 ईयर्स है और ये फॉर्मल चांसलर रह चुके हैं एक्स चेकर के। एक इंडियन डिसेंट देखने को मिलेंगे जो उन्होंने कहा है कि जो भी मिस्टेक्स की हैं लिज ट्रस ने, जो अभी पीएम के पद से जिन्होंने रिजाइन किया है, सबसे कम दिनों में उन्होंने रिजाइन कर दिया पीएम पद से ब्रिटिश की हिस्ट्री में 45 डेज में। तो उनकी मिस्टेक्स को ये क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ट्यूसडे वाज द हिस्टोरिकल डे था यूके के लिए जब उसने फर्स्ट एवर नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर को अपने को सुना, जिनका नाम है ऋषि सुनक। फॉर्मल चांसलर हैं ये एक्स चौकर के एंड ब्रिटिश के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं इन रिसेंट टाइम में। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? ऋषि सुनक जी के बारे में पढ़ना है। ऋषि सुनक की बात करें तो ये इनका जन्म 12 मई 1980 में हुआ था। ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन है हु सर्व्ड एज एन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके एंड लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी सिंस अक्टूबर 2022। ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं 2022 से, अक्टूबर 2022 से। ही इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश एशियन एंड हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। और ये चांसलर ऑफ एक्स चौकर भी थे फ्रॉम 2020 टू 2022 एंड चीफ सेक्रेटरी थे टू द ट्रेजरी फ्रॉम 2019 टू 2020। He has been member of parliament for Richmond, York since 2015। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे रिचमोंड यॉर्कशायर के सिंस 2015 से। सुनिक वाज बोर्न इन साउथम्पटन। सुनिक का जन्म कहाँ हुआ है? साउथम्पटन में हुआ है। टू पेरेंट्स ऑफ इंडियन descent who migrated to Britain from East Africa in the 1960। ही वॉज एजुकेटेड एट विंचेस्टर। ये कॉलेज, इनकी जो पढ़ाई हुई है वो विंचेस्टर कॉलेज में हुई है। इन्होंने फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी पढ़ी है एट लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड अंडर एमबीए फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमबीए किया है एज एन फुलब्राइट स्कॉलर। While at Stanford, he met his future wife अक्षता मूर्ति। जब ये स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे थे तो इन्हें इन अक्षिता मूर्ति जी मिली, जिनसे इन्होंने बाद में शादी कर ली। द डॉटर ऑफ एन इंडियन बिलियनियर एन आर नारायण मूर्ति। ये क्या है? एन आर नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के संस्थापक है, उनकी डॉटर हैं। सुनिक एंड हिज वाइफ आर दी टू सेकंड रिचेस्ट पीपल्स इन द ब्रिटेन। यानी कि 222वें रिचेस्ट पर्सन है ब्रिटिश में सुनिक और उनकी वाइफ। विद ए combined fortune of $730 million as of 2022। After graduating, Sunik worked for a Goldman Sachs and later as a partner at the hedge fund firms the Children's Investment Fund Management and Theleme Partners। Sunik was elected to the House of the Commons for Richmond in North Yorkshire at the 2015 general election। सुनिक इलेक्ट हुए थे हाउस ऑफ द कॉमन्स फॉर रिचमॉन्ड्स के इन नॉर्थ यॉर्कशायर में 2015 के जनरल इलेक्शन में, जिन्होंने इन्होंने विलियम हैक को सक्सीड किया था। सुनिक सपोर्टेड ब्रेसिस्ट इन द 2016 रेफरेंडम ऑन ईयू membership। He was appointed to a Theresa May's second government as parliamentary under Secretary of State for Local Government in 2018 reshuffle। He voted three times on favor of May's Brexit withdrawal agreement after May resigned। सुनिक supported बोरिस जॉनसन campaign to become conservative leaders। यानी कि रिजाइन के बाद इन्होंने बोरिस जॉनसन के कैंपेन को सपोर्ट किया, जिससे कंजर्वेटिव लीडर्स बन गए। आफ्टर जॉनसन became प्राइम मिनिस्टर, सुनिक वाज अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी। जॉनसन जब प्राइम मिनिस्टर बने थे बोरिस जॉनसन, तो उस टाइम पे इन्हें एक पद मिल गया था चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी का। सुनिक रिप्लेस साजिद जाविद एज द चांसलर ऑफ एक्सचेकर आफ्टर जाविद रिजाइनेशन फरवरी 2020 कैबिनेट रिसफल।
यानी कि इससे पहले सुनिक ने क्या कर दिया है, साजिद जाविद जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, उन्हें जब उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, तो उनकी जगह ये आ गए थे फरवरी 2020 में, जब कैबिनेट रिसफल हो गई। एज चांसलर, सुनिक was prominent in the government financial response to the COVID-19 pandemic and economic impacts। जैसे एज ए चांसलर जब ये रहे हैं, तो सुनिक ने बहुत अच्छा अपना काम किया है, प्रेमिनेंट वर्क किया है एज ए गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल रिस्पॉन्स जब कोविड-19 आया था उस टाइम पे, including the coronavirus job retentions and eat out to the help out schemes. He resigned as chancellor in July 2022, followed by Johnson resignation amid a government crisis। यानी कि जब जो बोरिस जॉनसन थे, उनकी गवर्नमेंट गिरी, तो इन्हें भी रिजाइन करना पड़ा एज ए चांसलर। सुनिक स्टोर इन कंजर्वेटिव पार्टी लीडरशिप्स इलेक्शंस टू रिप्लेस जॉनसन एंड लॉस्ट द मेंबर्स वॉज टू द लिस्ट्रस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। 25 अक्टूबर 2022 में इन्होंने ऑफिस लिया है, किसका, पीएम का ऑफ यूके। मोनार्क किसके अंदर आएंगे, चार्ल्स थर्ड के, डिप्टी डोमिनिक रेब, और प्रेसिड किसको किया इन्होंने, लिज ट्रस को। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जब ये ऑफिस में आए थे, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे, इन्होंने प्रेसिड किया था साजिद जाविद को, सक्सीड बाय नदीम जहावी। चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी इन्हें बनाया गया अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ एन बोरिस जॉनसन, प्रेसिड बाय लिस्टस, सक्सीड बाय स्टीव बार्कले। अभी क्या हुए हैं, इंडियन ओरिजिन यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पहली बार। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आप सिर्फ हमें रीड करना है। सेकंड पेज पर ही दिया गया है सिटी की न्यूज़ में। इसमें बताया गया है कि इस बार जो दिवाली का पोल्यूशन है, जो दीपावली पे पोल्यूशन होता है फायर क्रैकर्स की वजह से, वो बहुत कम देखने को मिला है। यानी कि 8 सालों में सबसे कम पॉल्यूशन देखने को मिला है। सिटी ब्रीथ्स इट्स क्लीनेस्ट पोस्ट दीपावली एयर इन 8 ईयर्स। यानी कि दीपावली के बाद बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है ज़्यादातर, लेकिन इस बार बहुत कम पोल्यूशन देखने को मिला है 8 सालों के अंदर। नेशनल कैपिटल ऑन ट्यूसडे ब्रेथेंड द क्लीनेस्ट पोस्ट दीपावली एयर इन 8 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये सब बताया है कि पोस्ट दीपावली के बाद अब की बार 8 सालों से सबसे कम पोल्यूशन देखने को मिला है। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, सीपीसीबी के बारे में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एक्ट्स के द्वारा बनाया गया है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। यानी कि स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से इसको एक्ट से बनाया गया है। सीपीसीबी एक ऑल्सो एंट्रस्टेड है विद द पावर्स एंड फंक्शन अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। यानी कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 से भी इसको कुछ पावर्स और फंक्शन मिलते हैं। It serves as in field formation and also provide technical services to the Ministry of Environment and Forest under the provision of the Environment Protection Act 1986। ये सर्व करती है, कुछ फील्ड में फॉर्मेशन बनाती है, प्रोवाइड्स कराती है टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इट कोऑर्डिनेट्स करती है एक्टिविटीज ऑफ एन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस एंड ऑल्सो रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग देम। यानी कि ये हेल्प्स करती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी, उसको टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए, उसको गाइडेंस देने के लिए, और उसके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। इट इज़ अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में जो फील्ड ऑफ पोल्यूशन के कंट्रोल में काम करती है। एज ए टेक्निकल विंग ऑफ MOEFCC, द बोर्ड इज लेड बाय चेयरपर्सन्स अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इस बोर्ड के चेयरपर्सन है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। द करंट एक्टिंग चेयरपर्सन जो इसके हैं, चेयरमैन जो हैं, वो है श्री तन्मय कुमार, जो अगस्त 2021 में अपॉइंट किए गए थे। एंड द मेंबर सेक्रेटरी हैं इनके डॉक्टर प्रशांत गर्गवा। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में। तो इसको फॉर्म किया गया था 22 सितंबर 1974 में। जुरिडिक्शन ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसका हेड क्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। एम्प्लॉयज़ इसमें 500 देखने को मिल जाएंगे। इसका एनुअल बजट 400 मिलियन के करीब आता है। और एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव हैं श्री तन्मय कुमार हैं, जो कि IAS हैं, अगस्त 2021 बैच के। डॉक्टर प्रशांत गार्गी मेंबर सेक्रेटरी हैं इसके। अब हमने CPCB के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इसमें एक इशू बताया गया है इथोपिया कंट्री को लेकर। इथोपिया कहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया।
इसके पास्ट और करंट चैलेंजेस बताए गए हैं। यानी कि इथोपिया में एक रीजन है टिग्री रीजन, उसके ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्विंग कंडीशन हो रही है। ये आपको टिग्री मैप में देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ में इथोपिया के आपको टिग्री देखने को मिल जाएगा। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें एरिट्रिया, जिबूटी देखने को मिल जाएगा। अगर इथोपिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो सोमालिया, सडन देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसमें बात चलनी है कि टिगरी में बहुत ज़्यादा स्टार्विंग कंडीशन देखने को मिल रही है और वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। वहाँ का करंट और जो पास्ट रीज़न बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट इनको ट्रीट कर रही है, वहाँ के लोगों को, टिगरी वाले लोगों को। फर्स्ट फॉर्मल अफ्रीकन यूनियन लेड पीस टॉक्स बिटवीन द इथोपियन गवर्नमेंट टीम एंड टिगरी फोर्सेस सिंस द वॉर ऑफ 2020 विद टिगरी। यानी कि जो इथोपियन गवर्नमेंट है और जो टिगरी फोर्सेस हैं, उनके बीच में बात हुई थी 2020 में, जब उनका वॉर हुआ था टिगरी और इथोपिया के बीच का इन साउथ अफ्रीका। A schedule from October 24 are happening at a time when Ethiopia forces and allies have made some gains in the Ethiopian's northern Tigray region. जब इथोपिया फोर्सेस ने अलायंस कर लिया था और कुछ एरिया इथोपियंस नॉर्थन टिग्रे का रीजन्स का क्या कर लिया था, अपने अंदर गेन कर लिया था। फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द डेवलपमेंट स्पेस सम hopes of the reconciliation between the federal government and Tigray, which was a prominent force in the country's ruling coalition under Ethiopia's current leader and Nobel Prize laureate 2019 Abiy Ahmed became the prime minister in 2018। इथोपिया के अगर हिस्ट्री के ट्रबल्स के बारे में देखें तो एथनिक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा इथोपिया के अंदर। यानी कि कास्ट का कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और एथनिक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। एंड सेवरल अदर प्रिसाइडिंग्स इन इट स्पॉटलाइट द रिच ये ट्रबल्स हिस्ट्री ऑफ इथोपिया विच स्टैंड्स आउट इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन द अक्सुमाइट किंगडम एंड फॉर a successor line of kings which eventually led to the Solomonic line to a period of ethnic migration marked by warfare. Ethiopia was an imperial state that gradually weakened over the course of the next 2 centuries with the emergence of regional and regional rivalries। यानी कि जो इथोपिया है, सिंपल लैंग्वेज में बताए बात करें तो इथोपिया में हमेशा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है एथनिक ग्रुप को लेकर। वहाँ पर रिलीजन को लेकर और रीजन को लेकर हमेशा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें 2 सेंचुरीज की तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कन्फ्लिक्ट ही देखने को मिला है। वहाँ की गवर्नमेंट ने टिगरी लोगों के लिए कोई भी काम नहीं किया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने टिगरी के लोगों के लिए हमेशा जेनोसाइड दिखाया है। तो वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि टिगरी रीजन जो है वहाँ के लोगों को भी क्या दिया जाए, वहाँ के लोगों को भी रिसोर्सेज दी जाए, जिससे वो क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। तो यही इशू था इथोपिया के बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 10th पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि यूएनएससी के मेंबर्स ने अभी ट्रिब्यूट्स पेड किया है 26/11 मेमोरियल को लेकर। 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में। काउंटर टेररिज्म कमेटी मीट विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे। इट इज अ पार्ट ऑफ a center efforts to keep the focus on terrorism, terror financing. India's tenure at the Security Council ends in जनवरी। अम्बेसडर जो हैं ऑल कंट्रीज़ के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, एंटनी गटर्स, वो इंडिया में उन्होंने विजिट किया है और उन्होंने 26/11 के मेमोरियल को अभी क्या किया है, ट्रिब्यूट किया है। विल अटेंड इन मीटिंग मेमोरियल फॉर विक्टिम्स ऑफ द 26/11 टेरर अटैक्स इन मुंबई on फ्राइडे एज पार्ट ऑफ ए स्पेशल सेशन ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी। स्पेशल सेशन लगाया गया था, कमेटी बनाई गई काउंटर टेररिज्म को लेकर एट द चार्ज मुंबई होटल में जो हुआ था, वन ऑफ द साइट्स ऑफ द अटैक्स इन 2008। अब हमने इशू तो देख लिया कि यूएनएससी के मेंबर्स जो हैं एंटनी गटर्स, उन्होंने क्या करा है, ट्रिब्यूट करा है जो 26/11 में जिनकी डेथ हुई थी जवानों की, उनको लेकर ट्रिब्यूट किया है। अब इस आर्टिकल में हमें दो चीज़ देखनी है, एक तो यूएनएससी के बारे में और एक 26/11 के बारे में हमें पढ़ना है। यूएनएससी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक 6 म्युनिसिपल ऑर्गन है यूएन का, एंड चार्ज विद इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है। रिकमेंड करती है एडमिशन ऑफ ए यूएन न्यू यूएन मेंबर्स टू जनरल असेंबली एंड अप्रूव करती है कोई भी चेंज होता है यूएन चार्टर से। इट्स पावर इंक्लूड एस्टेब्लिशिंग पीस कीपिंग, इसकी क्या है पावर्स जो हैं, ये एस्टेब्लिश करती है पीस कीपिंग ऑपरेशन, इनेक्ट करती है इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड ऑथोराइज करती है मिलिट्री एक्शन। यूएनएससी एक ओनली यूएन बॉडी है जो ऑथराइज करती है, यूएनएससी एक ओनली यूएन बॉडी है विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रिजोल्यूशन ऑन मेंबर स्टेट। यानी कि वो ऐसा इशू लाती है जिससे रिजोल्यूशन भी ला सके मेंबर स्टेट्स पर। लाइक द यूएन एज
whole सिक्योरिटी काउंसिल वाज क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अगर यूएन की बात करें तो यूएन के तुरंत बाद ही सिक्योरिटी काउंसिल को बना लिया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। किस चीज़ को लेकर एड्रेस कर सकें फेलिंग ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। इट हेल्ड इसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था 17 जनवरी 1946 में हुआ था, बट वाज लार्जली पैरालाइज इन फॉलोइंग डिटेल्स बाय द कोल्ड वॉर। कोल्ड वार के द्वारा ये अपना ज़्यादा काम सही से कर नहीं पाई थी बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर अलाइज। नॉर्थ वेस्टलेस इट ऑथराइज मिलिट्री इंटरवेंशन इन द कोरियन वॉर एंड कॉन्गो क्राइसिस। यानी कि इसने बहुत सारे मिलिट्री इंटरवेंशन देखने को मिले हैं इसके कोरियन वॉर और कॉन्गो क्राइसिस में, और पीस कीपिंग मिशन इसके देखने को मिले हैं साइप्रस में, वेस्ट न्यू गिनी में एंड सिनाई पेनिनसुला में। विद द कोलैप्स ऑफ इन सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हो गया था, यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स देखने को मिले थे ड्रामेटिकली स्केल में। विद द सिक्योरिटी काउंसिल ऑथोराइज मेजर मिलिट्री एंड पीस कीपिंग मिशन इसने चलाए हैं कुवैत में, नामीबिया में, कंबोडिया में, बोस्निया में, हर्जनगोविनिया में, रवांडा में, सोमालिया में, सूडान में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको 15 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर 5 क्या है परमानेंट मेंबर है। उसको लेकर भी अभी कुछ दिन पहले इशू चला था कि इंडिया को भी इसमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए, जिसमें परमानेंट मेंबर आपको चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस देखने को मिल जाएंगे, जो कि ग्रेट पावर्स हैं विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो यूएनएससी की बात करें, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, लीगल स्टेटस एक्टिव है इस टाइम पे। मेंबरशिप इसके 15 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे, इसमें परमानेंट मेंबर्स चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस देखने को मिल जाएंगे, और नॉन परमानेंट मेंबर्स अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई देखने को मिल जाएंगे। प्रेसिडेंसी इस टाइम पे इसकी किस पर है, गैबन पे देखने को मिल जाएगी। अब हमें एक और चीज़ इस आर्टिकल में पढ़नी है, वो है 2008 मुंबई अटैक के बारे में। इसको हम 26/11 अटैक भी बोलते हैं। एक सीरीज टेररिस्ट अटैक्स है दैट टुक प्लेस इन नवंबर 2008 में ये हुआ था, व्हेन 10 मेंबर ऑफ एन लश्कर तैयबा, एन इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान से, कैरिड आउट 12 कोऑर्डिनेटिंग शूटिंग एंड बॉम्बिंग अटैक्स देखने को मिले थे, लास्टिंग 4 days अक्रॉस मुंबई। द अटैक्स विच ड्रॉ वाइड स्प्रेड ग्लोबल कंडेमिनेशन देखने को मिली थी, इस अटैक्स की निंदा हुई थी। बिगेन ऑन वेनसडे 26 नवंबर एंड लास्ट अंटिल सैटरडे 29 नवंबर 2008। एक टोटल ऑफ इन 175 पीपल्स डाइड हुए थे इसके अंदर, इंक्लूडिंग 9 अटैकर्स एंड मोर देन 300 वर वॉन्डेड, यानी कि 300 घायल हुए थे। 8 of the attacks occurred in South Mumbai at Chhatrapati Shivaji Terminus, the Oberoi Trident, the Taj Palace and Tower, the Leopold Cafe and the कैमा हॉस्पिटल। ये 8 यहाँ पर अटैक देखने को मिले हैं मुंबई में अब तक। नरीमल हाउस, द मेट्रो सिनेमा में, एंड इन लेन बिहाइंड द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग एंड सेंट जेवियर्स कॉलेज। देयर वाज आल्सो एन एक्सप्लोशन देखने को मिला था मजगांव में, इन मुंबई स्पॉट एरिया में, एंड इन ए टैक्सी एट वेले पैले बाय द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 28 नवंबर। ऑल साइट एक्सेप्ट फॉर द ताज होटल हैज़ बीन सिक्योर्ड बाय द मुंबई पुलिस। सारी की सारी साइट्स जहाँ पर ये अटैक देखने को मिला था, ताज होटल को छोड़कर मुंबई पुलिस ने उसको सिक्योर कर लिया था, एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर देखने को मिली थी। ऑन 29 नवंबर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कंडक्ट ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो टू फ्लैश आउट द रिमेनिंग अटैकर्स। इट culminated in the death of last remaining attackers at the Taj Hotel and ended the attacks। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो अटैक कब हुआ था, मुंबई में हुआ था। 8 प्लेसेस पर यह अटैक देखने को मिला था। 26 नवंबर 2008 में अटैक देखने को मिला था। अटैक टाइप क्या था, बॉम्बिंग, शूटिंग, मास मर्डर और हॉस्टेज क्राइसिस देखने को मिले थे। वेपन्स जो इसके अंदर यूज़ हुए थे वो AK-47 RDX यूज़ हुआ था। दैट्स इसके अंदर 175 कैजुअलिटीज़ देखने को मिली थी, और इसके अंदर 300 प्लस लोग इंजर्ड हुए थे। अब इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया 26/11 के बारे में। हम देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।